देखिए, अब हम लोग तीसरा पार्ट में आते हैं। तो तीसरा पार्ट में क्या है समझिए। उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वे भी सीमित होते हैं और साथ ही उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो उत्पादन करने वाले होते हैं उनके पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो निश्चित होती है, सीमित होती है। और साथ ही साथ वे क्या करते हैं, इनके वैकल्पिक प्रयोग यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म में उसी चीज़ का वो दूसरे रूप में भी प्रयोग करते हैं। आप भोजन का ही उदाहरण लें। इसको समझने के लिए देखिए क्या बोल रहा है कि आप भोजन का उदाहरण लें जिसे आप प्रतिदिन खाते हैं। यह आपके पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है। भोजन जो होता है वो हमारी शरीर के जो जरूरी पोषण होती है, जो जो पोषण हमें चाहिए वो हमें भोजन से प्राप्त होता है। खेतों के कामों में लगे हुए किसान, वे किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, फसल उगाते हैं और उनसे आपका भोजन उत्पादित होता है। हमारा जो भोजन जो हम खाते हैं वो उत्पादित कहाँ से होते हैं, किसान जो अपने खेतों में अरजते हैं वहां से प्राप्त होता है। समय विशेष पर अगर हम बात करें तो कृषि संसाधनों, समय विशेष पर कृषि संसाधनों जैसे कि कृषि के संसाधन में क्या आएगा, कृषि के संसाधन में आएगा खेत की भूमि, उसका श्रम जो मेहनत हो रहा है, पानी, उर्वरक आदि की उपलब्धता निश्चित होती है। कृषि संसाधनों में अगर हम बात करें तो खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक ये सभी एक निश्चित है, निश्चित उपलब्धता होती है। इन सभी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। देखिए अभी हम जिसका नाम लिए जैसे कि खेत की भूमि हो गया, श्रम हो गया, पानी हो गया, उर्वरक हो गया, जिसको किसान अपने खेतों में यूज करता है। और साथ ही साथ इन सभी संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी है, मतलब खेत की भूमि का अलग प्रयोग भी है, श्रम का भी, पानी का भी, उर्वरक का भी। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं, अभी हम आपको बता रहे थे कि खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक किसान इसको यूज करता है, प्रयोग करता है तो हमारे लिए भोजन प्राप्त होता है, हमारे लिए भोजन के उत्पादन प्राप्त होते हैं, ठीक है। मगर इन संसाधनों का प्रयोग वैकल्पिक रूप में भी हो सकता है, जैसे कि खाद्येतर फसलों में, वैसी फसलें जो हमारे भोजन के लिए नहीं बल्कि अन्य कामों के लिए यूज हुआ है उसके लिए भी तो प्रयोग हो सकता है। जो जो संसाधन किसान ने खाद्य पदार्थों के लिए यानी भोजन प्राप्त होने वाले फसलों में अगर लगाया है तो उन चीज़ों का प्रयोग वो अन्य फसल उगाने में भी कर सकता है जिससे हमें भोजन प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वो रबर में यूज कर सकता है, कपास की खेती में यूज कर सकता है और जूट की खेती। देखिए इनसे हमें भोजन प्राप्त नहीं होता है मगर वो संसाधन तो इन चीज़ों में यूज कर सकते हैं। रबर, कपास और जूट में किसान यूज कर सकता है और ये उत्पादन में भी, मतलब कहने का मतलब इनके उत्पादन में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। किनका प्रयोग, खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक, इन सभी का। तो यह कहीं ना कहीं वो चीजें जो कहा हम भोजन के लिए किसान यूज कर रहा था, अब उसका देखिए वैकल्पिक प्रयोग हो गया। वैकल्पिक प्रयोग कहाँ हो गया, उन फसलों में यूज हो गया, प्रयोग हो गया जिससे भोजन तो प्राप्त नहीं होता है। और वो क्या था, रबर, कपास, जूट। इस प्रकार संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सके। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूं तो अभी आप देखिए, खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक ये संसाधन था और इनका वैकल्पिक प्रयोग भी हुआ है। अब रही बात कि हम इसका प्रयोग कहाँ करें, तो वे संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग
वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है कि हम किस वस्तु को लेंगे, किस वस्तु को चुनेंगे। इन संसाधनों का प्रयोग तो आप करना चाहते हैं, पर किन वस्तु पर करेंगे, यही तो चयन करने की समस्या को जन्म देता है। ये बात सच है कि खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक से, अभी जो एग्जाम्पल लिए थे, हम यहाँ पर भोजन जैसे फसलों को उगा सकते हैं, तो बिना भोजन वाला फसल उसी संसाधन से, तो यहाँ चयन करने की तो समस्या तो उत्पन्न हुआ कि हम इन सभी चीज़ों से हम खाद्य वाला उत्पादन करें या वैसे चीज़ों को जिसमें हमें खाद्य की चीज़ें नहीं होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग से उन वस्तुओं के बीच की समस्या को, चयन की समस्या को जन्म देता है जिनके द्वारा ये उत्पादित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्रियात्मक गतिविधियां दी हुई हैं, तो जानना चाहेंगे क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है। देखिए आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले प्रश्न किया गया है कि आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, आप इनमें से कितनों को पूरा कर सकते हैं। आपकी कितनी आवश्यकताएं हैं और उन्हें पूछा भी जा रहा है कि कितनों को आप पूरा कर सकते हैं, उनमें से कितनी अपूर्ण रह जाती है। ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें पूरा कर पाने में क्यों असमर्थ रहते हैं। ये भी क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है कि आप उसे पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है। और दूसरा है, आप अपने दैनिक जीवन में कितने प्रकार के अभावों का सामना करते हैं, कि यही कि हमारा जो दैनिक जीवन में कितने प्रकार का अभाव का सामना कर रहे पूछा जा रहा है। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग अभाव होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग इसका आंसर होगा। और दूसरी बात फिर ये भी पूछा है कि उनके कारणों का पता लगाइए कि आपके जीवन में जो अभाव है, दैनिक जीवन में जो अभाव आ रहा है, उनका क्या कारण है, ये पता लगाने बोला है। अब देखिए उपभोग, उत्पादन और वितरण, इस पर विचार करेंगे। तो देखिए यदि आपने ध्यान से सोचा हो तो यह महसूस किया होगा कि अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। अगर आप ध्यान से विचार करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र जो है कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में जो मनुष्य जुड़ा हुआ है, इसी का अध्ययन है। इसके लिए आपको विविध आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को जानने की आवश्यकता होती है। देखिए यहां बोला गया था कि यदि आप ध्यान से सोचेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको जरूर ये लगेगा कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो है वो विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में जुड़े मनुष्यों का अध्ययन है। और इसके लिए यदि आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको जरूरी हो जाता है जो विविध प्रकार का जो क्रियाकलाप है, विविध प्रकार का जो कार्य है, जैसे कि उत्पादन संबंधी चीज़ों को, उपभोग संबंधी चीज़ों को और वितरण संबंधी चीज़ों को जानना आवश्यक है। जब तक आप उत्पादन संबंधी, उपभोग संबंधी, वितरण संबंधी आप अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे, इनके तथ्यों को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप अर्थशास्त्र को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यहां देखिए इस चित्र में इस लड़के के पास देखिए जो पैसा है वो सीमित है, इसलिए सोच रहा है कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं। यही तो अर्थशास्त्र का विषय है कि अगर आपके पास सीमित संसाधन हैं तो आप उससे ही सोचते हैं कि क्या खरीदूं, क्या छोड़ दूं, क्या प्राप्त करूं, किसे ना करूं। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ये रह जाता है। देखिए इस बच्चे ने जो सोच रहा है कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ है कि इसके पास जो पैसा है वो सीमित है, इसलिए वो चाहेगा कि इसके लिए जो जरूरी चीज़ें, बहुत जरूरी, वही खरीदेगा, और जो उसको लगेगा कि नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है तो वो चीज़ों को छोड़ देगा। अर्थशास्त्र
के अध्ययन को अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है। वो क्या 3 भाग हैं? देखिए 3 भाग हैं, उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। यानी कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है इसे 3 भागों में बांटा गया है, उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। हम जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता यह निर्णय कैसे करता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे। देखिए हम यहाँ ये जानना चाहते हैं कि जो उपभोक्ता है वो कैसे ये निर्णय करता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो निश्चित आय है और जो चीज़ों की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें जो ज्ञात हैं उनको देखते हुए और अनेक वैकल्पिक वस्तुओं को देखते हुए वो किन वस्तुओं को चुनेगा, उन किन वस्तुओं को खरीदेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर सिंपल शब्दों में कहें, जो उपभोग करने वाला होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसके पास आय निश्चित है और दूसरी बात कि जो कीमत उसे ज्ञात है, उसे पता है कि इसकी कीमत कितनी वस्तु की है और बहुत सारे अनेकों वैकल्पिक वस्तु में है। तो वो उपभोक्ता किन वस्तुओं को खरीदेगा ये जानना चाहते हैं। और ये चीज किसके अंतर्गत आता है? ये चीज आता है, यह उपभोग का अध्ययन है। इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगा? उपभोग के अध्ययन से। तो यह उपभोग का अध्ययन है, क्योंकि उपभोग का अध्ययन ही आपको ये पूरा क्लियर कर देगा कि कोई एक उपभोक्ता अपने निश्चित आय और ज्ञात कीमतों और वैकल्पिक वस्तुओं में से किसे वो खरीदेगा। ठीक इसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि कोई उत्पादक जिसे अपनी लागत और कीमतें ज्ञात हैं, इसका चयन कैसे करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करें। देखिए हम यह भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई उत्पादक हैं और उत्पादक के पास अपनी लागत है और दूसरी बात कीमतें भी उसको ज्ञात हैं, तो वो कैसे चयन करेगा कि बाजार के लिए वो क्या उत्पादन करें, बाजार के लिए किस चीज़ों का उत्पादन करें। तो इसे आप कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से जान पाएंगे? यह उत्पादन का अध्ययन है। तो एक अभी हम लोगों ने ऊपर देखें वो उपभोग का अध्ययन था, अब ये आ गया उत्पादन का अध्ययन। अंत में हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय या कुल आय, राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है ना, राष्ट्रीय आय कहिए या कुल आय जो देश के उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मजदूरी, लाभ तथा ब्याज, मजदूरी, लाभ तथा ब्याज को कैसे वितरित किया जाता है। मतलब हम लोग अंत में यह भी जानना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है यानी कुल आय होती है जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। मजदूरी वो वेतन कहिए, लाभ तथा ब्याज जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से प्राप्त आय को छोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से प्राप्त आय को छोड़ के जो लाभ और ब्याज प्राप्त होता है, तो इन सभी चीजों को कैसे वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को, मजदूरी को, लाभ तथा ब्याज को कैसे बांटा जाता है, वितरित किया जाता है, यह वितरण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र के इन 3 परंपरागत विभाजनों, अभी आपने अर्थशास्त्र के 3 परंपरागत विभाजन के बारे में पढ़ा, जैसे उपभोग, उत्पादन और वितरण, जिनके तथ्यों के बारे में हम जानना चाहते हैं के साथ आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं का भी विशेष अध्ययन के लिए सम्मिलित करना होगा।
मतलब यहाँ बताना चाहता है कि अर्थशास्त्र के 3 आधारभूत विभाजन तो थे, उपभोग, उत्पादन और वितरण, मगर आधुनिक अर्थशास्त्र में इन 3 परंपरागत विभाजनों के साथ हम उनका भी अध्ययन करेंगे जो देश के कुछ आधारभूत समस्याओं में से है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आधुनिक अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, वितरण के साथ साथ देश के अन्य आधारभूत समस्याओं का भी अध्ययन होगा। इसके अंतर्गत इन सभी चीजों का अध्ययन होगा। किसमें? न आधुनिक अर्थशास्त्र में। उदाहरणार्थ, आप यह जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में कुछ परिवारों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक आय अर्जित करने की क्षमता क्यों और कितनी होती है। जाहिर सी बात है कि आप ये जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो दूसरे परिवारों की अपेक्षा उसके पास आय अर्जित करने की क्षमता अधिक है। तो आप जानना चाहेंगे कि उसके अधिक क्यों है और कितनी है, ये भी तो जानना चाहेंगे आप। आप यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग वास्तविक रूप से गरीब हैं और कितने मध्यम वर्ग के हैं और कितने लोग अपेक्षाकृत धनी हैं आदि। इन सभी चीजों को आप जानना चाहेंगे। आप यह भी जानना चाहेंगे कि ऐसे निरक्षर लोग कितने हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आप यह भी जानना चाहेंगे कितने निरक्षर लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब अनपढ़ लोग, क्योंकि उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग निरक्षर हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी और कितने लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं जिन्हें अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में, आप ऐसे तथ्यों की अधिकाधिक संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जिनसे समाज में गरीबी और असमानताओं के प्रश्न का उत्तर मिल सके। बहुत अच्छी बात लिखा है कि आप ऐसे ऐसे तथ्यों की अधिक से अधिक एक नंबर में संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी तथ्यों के बारे में जो समाज में गरीबी और असमानता के प्रश्नों, मतलब गरीबी के बारे में प्रश्न उठेगा और असमानताओं के बारे में, और उनके प्रश्नों का जवाब मिल सके। बहुत सारे अधिक से अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे उन तथ्यों के बारे में जिनसे समाज में गरीबी और असमानताओं के प्रश्नों का जवाब मिल सकेगा।